स्पेशली हम लोग जो है वो क्लास 9 के हम लोग जो है चैप्टर 12 को देखेंगे और चैप्टर का नेम जो है वो आपका क्या है कि ध्वनि है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कथनों पे पढ़ते हैं और ध्वनि के बिना बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ध्वनि क्या है तो आपका जो है वो स्पेशली ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, बिल्कुल आपका जो है वो क्या है कि ये गलत है। किसी आपका माध्यम में ध्वनि का संचरण आपका माध्यम के कणों के आपका संचरण के कारण होता है। अगला बताया जा रहा है 3 नंबर ऑप्शन की ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित आपका हो सकती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है, तो तीनों जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, यानी 1 2 3 में से कोई भी सही नहीं है, यानी तीनों कथन क्या है कि गलत है। ध्वनि जो है वो तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आपका आगे नहीं बढ़ने देते, केवल जो है वो विक्षोभ ही संचरित होता है। अतः जो है वो ध्वनि जो है वो वस्तुओं के कंपन के कारण आपका उत्पन्न होता है, परंतु किसी भी आपका जो है माध्यम में ध्वनि का जो है संचरण माध्यम के कणों के विक्षोभ के संचरण के कारण होता है। निर्वात ध्वनि जो है वो तरंगे यांत्रिक तरंगे है, ये जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश विद्युत जो है वो प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये जो है वो किया गया था आपका जो है वो हेनरिच रुडोल्फ आपका हर्ट्ज के द्वारा जो है प्रकाश विद्युत जो है वो प्रभाव की खोज की गई थी। तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि हेनरिच रुडोल्फ आपका हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी जो है खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपका व्याख्या की, ठीक है। आवृत्ति के एसआई का जो है वो नाम इन्हीं के जो है वो सम्मान में हर्ट्ज रखा गया था। इन्होंने ही आपका जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय जो है वो सिद्धांत की जो है वो प्रयोगों द्वारा पुष्टि की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ध्वनि आपका जो है वो तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आपका अनुसार उनका जो है वो उसका जो है वो आपका मोटा या पतला जो है वो आपका होना निर्धारित होता है, तो ये गलत है। प्रबलता जो है वो आपका ध्वनि के लिए जो है कानों की संवेदनशीलता की माप है, तो ये सही हो जाएगा। तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन आपका 2 गलत है, क्योंकि ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे या पतले होने का जो निर्धारण होता है तारत्व आपका कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी आपका उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे आपका तारत्व कहते हैं। यदि आवृत्ति आपका उच्च है तो तारत्व भी जो है उच्च होता है, तथा आवृत्ति निम्न है तो तारत्व भी निम्न होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे डिटेल में बताया जा रहा है कि किसी आपका जो है एकांक क्षेत्रफल ऐसे आपका 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, जबकि प्रबलता ध्वनि की आपका तीव्रता के लिए जो है वो कानों की शारीरिक अनुक्रिया अथवा जो है वो संवेदनशीलता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की ही हो सकती है, किंतु फिर भी जो है हम एक को आपका दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान जो है इसके लिए जो है अधिक संवेदनशील है, ठीक है। तो आपने डिटेल को देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे विचार करना है, ध्वनि की चाल के संदर्भ में विचार करने हैं। तो ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से कम होती है, तो बिल्कुल सही है। ठोस से आपका गैसीय अवस्था की ओर जाने पर जो है ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती जाती है, गलत है। पहला सही है। माध्यम का जो है ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल भी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 गलत है। यहाँ जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन आपका 1 सही है।
सही है, ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत आपका कम है। कथन 2 गलत है, क्योंकि ठोस से आपका जो है गैसीय अवस्था की ओर जाने पे जो है ध्वनि की चाल आपका घटती जाती है, ठीक है। किसी जो है वो माध्यम में आपका जो है वो ध्वनि की चाल मुक्त आपका संचरित होने वाले माध्यमों की प्रकृति तथा ताप पे निर्भर होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो वायु में आपका ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका 331 जो है वो मीटर आपका प्रति जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो मीटर प्रति आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 22 डिग्री सेल्सियस आपका पर जो क्या होता है कि आपका 344 मीटर सेकेंड आपका जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 331 आपका जो मीटर सेकेंड हो जाएगा। और आगे बताया जा रहा है क्या कि 0 डिग्री पे आपने देख लिया कि कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा, और 22 डिग्री पे 344 आपका जो है ms-1 हो जाएगा, ms-1 हो जाएगा। आप इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ उदाहरणों को आपका इस प्रकार जो है देख सकते हैं, जैसे आपका कहने का मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल की बात करें तो पदार्थ है यानी ठोस पदार्थ हैं, तो आपका चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में, तो एल्युमिनियम का जो है वो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो 6420 हो जाएगा, सबसे आपका जो है वो 6420। निकेल जो है वो 6040 हो जाएगा, स्टील जो है 5960 हो जाएगा, लोहा क्या है तो 5950 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका जो है 4700 जो है वो पीतल हो जाएगा। कांच यानी प्रिंट जो है 3980 हो जाएगा। आपने ये ठोस के बारे में देखा, द्रव के बारे में देखिए तो द्रव यानी जो है जल समुद्री का तो 1531 हो जाएगा। जल आशुद्ध का जो है वो 1498 आपका हो जाएगा। इथेनॉल का क्या हो जाएगा तो 1207 आपका हो जाएगा। मिथेनॉल का जो 1103 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि गैस जो है वो गैस हाइड्रोजन गैस के बारे में देखेंगे तो 1284 आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो हीलियम का कितना होगा तो 965 हो जाएगा। वायु में जो है वो आपका 346 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 316 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में आपका 213 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ध्वनि बूम जो है वो आपका यानी सोनिक बूम क्या होता है, पराध्वनि आपका गति के कारण उत्पन्न प्रघाती तरंगों से संबंध, वायुदाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत आपका तेज और प्रबल ध्वनि है। बिल्कुल सही। किसी ध्वनि की स्पष्ट जो है वो प्रतिध्वनि यानी को सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के जो बीच जो है वो परावर्तित ध्वनि के बीच जो है कम से कम 0.1 सेकेंड का जो है समय अंतराल आवश्यक है। आगे बताया जा रहा है अनुरणन जो है वो आपका क्या होता है कि आपका रिवर रिवर्ब्रेशन जो होता है, रिवर्ब्रेशन जो होता है अनुरणन जिसको बोलते हैं बारंबार जो है वो पराध्वनि से आपका ध्वनि में स्थायित्व की एक स्थिति है, ठीक है। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो तीनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो कथन सही है। किसी वस्तु की पराध्वनि आपका गति के कारण वायु में आपका प्रघाती तरंग उत्पन्न होती है। इन जो है तरंगों में आपको बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इन्हीं तरंगों से जो है वो संबंध वायुदाब में परिवर्तन से एक जो है वो बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसे आपका ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनि जो है वो वायु आपका यान से उत्पन्न ध्वनि जो है बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह जो है वो आपका खिलाड़ियों के खिड़कियों के जो है वो शीशों को तोड़ देती है और भवनों को भी जो है वो क्षति आपका जो है पहुंचा सकती है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में जो है वो आपका ध्वनि की संवेदना आपका लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। इसी कारण जो है किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है मूल ध्वनि तथा परावर्तित आपका ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का जो है समय अंतराल आपका आवश्यक है। बारंबार पराध्वनि के जो है वो कारण ध्वनि में आपका अस्तित्व का होना अनुरणन जो है वो आपका कहलाता है। इस जो है ध्वनि में जो है वो इस स्थिति में क्या होता है कि ध्वनि बारंबार परिवर्तन के कारण तब तक आपका जो है वो बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि आपको सुनाई ना पड़े, ठीक है। तो ये आपने देख लिया।
आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर सही आपको बताना है कथनों पे विचार करके, तो स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के जो है हृदय की धड़कन सुन सकता है, तो बिल्कुल सही है। सिनेमा हॉल की छत जो है वर्गाकार आपका बनाई जाती है, जिससे आपका ध्वनि का बारंबार जो है परावर्तन न हो और ध्वनि जो है वो स्पष्ट सुनी जा सके। तो यहाँ पे जो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए जो है वो डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेथोस्कोप एक जो है वो चिकित्सक आपका जो है वो चिकित्सा यंत्र है, जो शरीर के अंदर मुख्यतः आपका हृदय फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनि सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में जो है वो रोगी के आपका हृदय की धड़कनों को जो है वो ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण चिकित्सक के कानों तक जो है पहुँचती है, अतः एक जो है वो आपका सही हो जाएगा। गलत कथन 2 है, आपका जो है कथन 2 गलत है, क्योंकि आपका जो है सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल एवं सम्मेलन आपका जो है वो कक्षों की छतें वर्गाकार बनाई जाती है, जिससे कि जो है वो परावर्तन के जो है वो बाद ध्वनि हॉल हॉल के जो है वो सभी भागों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी हॉल के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। इसका ध्वनि के जो है बार बार परावर्तन से आपका कोई संबंध नहीं है। लाउड स्पीकर के जो है आकार भी इसी सिद्धांत पे आधारित होते हैं। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो सही कथनों पे, तो ध्वनि की आपका श्रव्यता के परिसर के संदर्भ में जो है वो आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 5 वर्ष से कम आयु के जो है वो बच्चे परश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। व्हेल तथा आपका जो है वो हाथी अवश्रव्य आपका, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ परश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करने में सक्षम है, ये भी सही है। सामान्य मनुष्य के लिए जो है ध्वनि की आपका श्रव्यता का परिसर जो है वो आपका लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो होता है, यानी सामान्य मनुष्य के ध्वनि की जो है वो रेंज की बात की जा रही है। तो सही क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी को आप टिक करेंगे। यहाँ चलिए देखते हैं, बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है वो कथन आपका सही है। मनुष्य जो है सामान्य जो है मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से जो है वो कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य तथा आपको 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को परश्रव्य आपका ध्वनि या आपका पराध्वनि कहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से जो है वो कम आयु के बच्चे तथा कुछ जो है वो जंतु जैसे कुत्ते जो है 25 किलोहर्ट्ज़ तक की जो है ध्वनि आपका सुन सकते हैं, परंतु जैसे-जैसे व्यक्तियों की आयु जो है वो बढ़ती है, उनके कान जो है उच्च आवृत्ति के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। आपका राइनोसिरस जो है गैंडा बोलते हैं उसको, तो 5 हर्ट्ज़ तक जो है आवृत्ति की जो है वो अवश्रव्य ध्वनि का जो है उपयोग करके जो है वो आपका संपर्क स्थापित कर सकता है। व्हेल तथा आपका हाथी जो है अवश्रव्य ध्वनि परिसर की जो है वो ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, तो ये आपने देख लिया। भूकंप आने से आपका पूर्व कुछ जो है वो जंतु परेशान हो जाते हैं। भूकंप जो है मुख्य प्रघाती आपका तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव आपका ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः इन आपका जो है जंतुओं को सावधान कर देती है। डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, पोर्पाइज जो हो गए, और ये जो है वो आपका चूहे पराधर जो है चूहे जो है वो परा ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका जो है वो पराश्रव्य ध्वनि या जो है पराध्वनि के अनुप्रयोग प्रयोग है, यानी किसमें यूज़ किया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है ऐसे भागों की सफाई जहाँ पर जो है वो आप तक पहुँचना कठिन है, सही है। दांतों के ब्लॉक विंडो में दोषों की जांच, तो ये भी सही है। गुर्दे की पथरी को जो है बारीक करने में आपका तोड़ना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 8 का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परश्रव्य ध्वनि जो है अवरोध की उपस्थिति में भी जो है एक आपका निश्चित पद पर गमन कर सकती है, अतः जो है उद्योग एवं चिकित्सा में इनके बहुत से अनुप्रयोग है। ठीक है, वस्तु के ऐसे भाग जहाँ जो है पहुँचना आपका कठिन है, जैसे सर्पिलाकार जो है वो नली, विषम आपका जो है आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि को जो है वो साफ करने वाले जो है वो मार्जन विलयन में रखकर इसमें जो है वो पराध्वनि आपका तरंग भेजते हैं। उच्च आवृत्ति के कारण जो है वो धूल, चिकनाई तथा आपका जो है गंदगी के कण अलग होकर के जो है नीचे गिर जाते हैं, और जो है वस्तु पूर्णतः आपका साफ हो जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धातु के ब्लॉकों में जो है वो आपका दोषों का पता लगाने के लिए इन
इनसे जो है वो पराध्वनिक तरंगों को गुजारा जाता है। यही यदि आपका थोड़ा-सा भी दोष यानी दरार आपका आदि होता है तो पराध्वनि जो है वो तरंगे परावर्तित हो जाती है, जो आपका दोष की उपस्थिति को दर्शाता है। वहीं साधारण ध्वनि की जो है वो तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वे जो है वो दोषयुक्त स्थान के कोनों से मुड़ कर के पार निकल जाती है, ठीक है। पराध्वनि आपका परावर्तित होकर के लौटती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मोड़ निकल जाती है, आपका जो परावर्तित होकर लौटती नहीं है, इसलिए इस कार्य में इनका जो है उपयोग आपका नहीं किया जा सकता। पराध्वनि का जो है उपयोग गुर्दे की छोटे पत्थरी को बारीक आपका कणों में जो है वो तोड़ने के लिए आपका किया जाता है। ये कण जो है बाद में मूत्र के साथ जो है वो बाहर आपका निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सही बताना है। तत्वों पे विचार करना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की जो है दूरी, दिशा एवं जो है चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग आपका किया जाता है, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि चमगादड़ जो है वो गहन अंधकार में आपका भोजन की खोज के लिए पराध्वनि आपका जो है वो पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही है। अंधेरा में ही जो है वो ये अपना यूज़ करते हैं। तो 2 का क्या हो जाएगा, आपका 9 का क्या हो जाएगा कि बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2 सही हो जाएगा। यहाँ बी आपका जो है सही हो जाएगा, केवल आपका 2 सही है। चलिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। कथन आपका 1 गलत है, क्योंकि सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका जो है वो में जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा आपका चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये जो है प्रेषित जो है वो पराध्वनि तरंगों का अवरोध से जो है वो टकराकर लौटना तथा लौटने पे उनका जो है संसूचन के जो है सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। चमगादड़ जो है वो गहन जो है अंधकार में भोजन खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि आपका तरंगे उत्सर्जित करता है तथा अवरोध यानी कीट से टकरा करके जो है वो पराध्वनि के बाद उनका संसूचन आपका करता है। इससे जो है वो आपका चमगादड़ को आपको पता चलता है कि कीट आपका कहाँ पर है और यह किस प्रकार का है, इसलिए आपका कथन 2 सही है। और प्राइस जो है वो मछली भी अंधेरे में जो है वो संचालन और भोजन की आपका जो खोज में पराध्वनि आपका तरंगों का उपयोग करती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा सही है। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में आपको विचार करना है। पराध्वनि तरंगों से मानव शरीर के आंतरिक जो है वो अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि आपका जो है तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। वह पहला भी सही, दूसरा भी सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सी आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है। पराध्वनि का आपका संसूचक यंत्र का प्रयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भागों का जो है प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इस तकनीक में जो है पराध्वनि आपका तरंगे शरीर के ऊतक में जो है वो गमन करती है तथा उस जो है स्थान से परावर्तित हो सकती है जहाँ ऊतक के जो है वो घनत्व में परिवर्तन होता है, ठीक है। इन परावर्तित जो है वो तरंगों को विद्युत जो है वो संकेतों में परिवर्तित आपका करके अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। यह जो है वो संसूचक शरीर की जो है वह समानताएं जैसे पित्ताशय एवं जो है गुर्दे की पथरी और विभिन्न जो है अंगों में अबूर्द यानी ट्यूमर का जो है पता लगाने में सहायता करता है। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में जो है वो भ्रूण की जांच एवं जन्मजात दोषों तथा इसकी जो है वृद्धि की अनियमितताओं का जो है पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका मानव कर्ण यानी कान के लिए आपका सत्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, सत्य पूछा गया है। तो श्रवण आपका आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले जो है वो दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में आपका बदलता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बताया जाए कि अश्रवणीय आवृत्तियों द्वारा जो है वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतकों में बदलता है, तो ये गलत है। वायु में होने वाले विद्युत चुम्बकीय परिवर्तनों को श्रवणीय आपका आवृत्ति में बदलते हैं, तो ये सब गलत है। पहला जो है आपका सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, चलिए ए जो है ऑप्शन सही है। मानव कर्ण यानी कान जो है श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को आपका विद्युत संकेतकों में बदलता है, जो श्रवण आपका तंत्रिकाओं में होते हुए आपका मस्तिष्क
तक आपका जो है पहुँचते हैं। बाहरी कान यानी कर्णपल्लव जो है परिवेश से आपका ध्वनि को एकत्र करते हैं। इस ध्वनि से श्रवण नलिका के सिरे पर जो है उपस्थित कर्ण जो है पट्टा झिल्ली कंपन करती है। कर्ण जो है वो मध्य कर्ण में जो है विद्यमान 3 हड्डियाँ यानी मुद्रक, निहाई एवं वलयक जो है इन जो है वो कंपनों यानी दाब परिवर्तनों की यानी इन जो है वो कंपनों को आपका कई गुना बढ़ा कर के आंतरिक कर्ण जो है संचारित कर देती है। आंतरिक कर्ण में जो है कर्णावत द्वारा जो है वो दाब परिवर्तनों को विद्युत जो है संकेतों में आपका परिवर्तित आपका कर दिया जाता है। ये विद्युत संकेत जो है वो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और अंत में जो है वो मस्तिष्क इनकी जो है वो ध्वनि के रूप में आपका व्याख्या करता है। तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आपका जो है चैप्टर का नाम आपका 13 है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सूची 1 को है आपका सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आपका जो है पेप्टिक जो है वो अल्सर क्या होता है, तो स्पेशली बैक्टीरिया से होता है। डेंगू जो है वो एक तरह का क्या है, तो आपका डेंगू जो है वो आपका एक वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो 4 हो गया, 1 हो गया। आपका जो है क्या हो जाएगा कि फुल पाँव क्या होगा, कृमि से हो जाएगा। 3 हो गया, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। कृमि तो आपने देख ही लिया। 4 1 3 2 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो बी आपका सही हो जाएगा। 4 1 3 2 आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए पेप्टिक जो है वो वर्ण हेलिकोबैक्टर आपका पैलोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके उपचार से संबंधित खोज के लिए जो है रॉबिन वॉरेन तथा आपका वेरी मार्शल की शारीर जो है वो शरीर क्रिया विज्ञान तथा आपका औषधि के लिए जो है सन 2005 में नोबेल पुरस्कार मिला। टाइफाइड, हैजा, एंथ्रॉक्स तथा आपका जो है वो मुंह से बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ आपका अन्य जो है रोग है। ठीक है, डेंगू हो गया, खांसी हो गए, उसके अलावा इन्फ्लूएंजा और एड्स जो है वो वायरस से होने वाले रोग है। डेंगू भी है। फील पाँव क्या है, तो ये स्पेशली नामक रोग जो है वो कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होते हैं। सामान्यतः आपका जो है त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई द्वारा होता है। कवक वगैरह जो है मलेरिया, काला ज्वर जो है वो स्पेशली काला ज्वर जो लेशमानिया प्रोटोजोआ से तथा निंद्रालु जो है व्याधि आपका ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से आपका जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। तो ये निंद्रालु व्याधि जो है प्रोटोजोआ से आपका होने वाले रोग है। और यहाँ पे जो है वो प्रोटोजोआ का नाम दिया हुआ काला ज्वर जो है लिस्पेनिया प्रोटोजोआ और निंद्रालु व्याधि जो है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है वो 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या। एंटीबायोटिक के जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कथनों पर विचार करना है, तो सही बताना है। ये सामान्यतः बैक्टीरिया के जो है वो आपका जो है महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही है। ये जो है वायरस संक्रमण पर भी जो है कारगर साबित होता है। ये गलत है, पहला जो है वो सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। एंटीबायोटिक सामान्यतः जो है वो आपका बैक्टीरिया के विभिन्न आपका जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण के बहुत से बैक्टीरिया अपनी जो है रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन इनकी जो है इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिस कारण वे जो है कोशिका भित्ति आपका नहीं बना पाते हैं और सरलता से जो है मर जाते हैं। मानव की कोशिकाओं में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए पेनिसिलिन का जो है प्रभाव उन पर आपका नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपका जो कथन एक सही है। वायरस में जो है वो बैक्टीरिया के आपका जैसा कोई आपका मार्ग नहीं होता जिसे जो है बाधित आपका जो है वो करने से उनकी जो है वो मृत्यु हो जाए। इसी कारण कोई जो एंटीबायोटिक आपका वायरस संक्रमण पे जो है वो प्रभावकारी नहीं है, अतः जो है कथन आपका 2 गलत है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि विचार करना है, कथनों पे सही आपको बताना है। क्षय रोग जो है वायु द्वारा जो है वो संचरित होता है, बिल्कुल सही है। टीबी, हैजा जो है वो दूषित पानी से संचरित होता है, ये भी सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से जो है वो संचरित हो सकते हैं, नहीं जो है वो आपका जो ब्लड वगैरह जो है चढ़ाते हैं उससे भी जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, 3 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षय रोग जो है वो वायु द्वारा तथा आपका हैजा जो है वो दूषित जल द्वारा संचरित हो सकता है, इसीलिए आपका कथन 1 और 2 जो सही है। एड्स जो है वो लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त जो है वो स्थानांतरण आपका गर्भाशय
गर्भावस्था में रोगी जो है वो माता से आपका शिशु को तथा आपका माता द्वारा जो है शिशु को स्तनपान द्वारा भी संचरित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है कई माध्यम है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में आपका विचार करना कौन सही है। HIV जो है संक्रमण में वायरस आपका प्रतिरक्षा तंत्र पर जो है वो आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो HIV आपका संक्रमण में वायरस जो है प्रतिरक्षा तंत्र पे आक्रमण करते, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। गंभीर संक्रामक आपका रोग प्रतिरक्षा तंत्र की जो है वो असफलता को दर्शाते हैं, तो 2 भी सही है। टीकाकरण का जो है वो सामान्य आपका नियम यह है कि शरीर में जो विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट करा करके प्रतिरक्षा तंत्र को आपका मूर्ख बनाया जा सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो तीनों कथन सही है। फोन का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप डी को मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त तीनों कथन सही है। HIV संक्रमण में जो है वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जो है वो जाते हैं और इसके जो है वो कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से जो है बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमण का मुकाबला आपका नहीं कर पाता है। प्रतिरक्षा जो है वो तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़ करके उन्हें समाप्त करता है। इसलिए गंभीर जो है संक्रामक रोग से ये दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा आपका तंत्र रोगों से लड़ने में जो है वो असफल हो रहा है। ठीक है, प्रतिरक्षा जो है वो तंत्र की मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन और पोषण आपका आवश्यक है। टीकाकरण द्वारा जो है वो सामान्य नियम यह है टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को जो है वो मूर्ख बना सकते हैं। ऐसा जो है इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर जो है वो पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु की प्रतिक्रिया करता है और इस जो है वो और फिर इसका जो है विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही आपका रोगाणु या जो है उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से जो है उसे आपका नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण आपका शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो बताना है कौन सा सही है उपरोक्त तत्वों में से। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जो है जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते, बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल सेक्शन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। बैक्टीरिया में जो है वो अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि जो है वायरस में अपनी जो है वो जैविक रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारे मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए एंटीवायरस जो है औषधि बनाना आपका एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। एडवर्ड जेनर ने आपका पाया कि चेचक का जो है वायरस भी गौ चेचक के वायरस का जो है वो निकट आपका संबंधी है। उन्होंने देखा कि जिन्हें गौ आपका चेचक हुआ था उन्हें जो है वो महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। चूँकि गौ चेचक एक जो है मंद रोग है, इसलिए एडवर्ड जेनर ने जानबूझ करके लोगों को गौ चेचक दिया और पाया कि अब वे जो है लोग भी चेचक के प्रतिरोधी। इस जो है प्रक्रिया में जेनर ने आपका चेचक के टीके की क्या की खोज की। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संपदा को देखते हैं और बताना है कि आपका इसमें से कौन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में आपका जो है वो तथ्य पर विचार करना है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की जो है वो किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, सही है। बहुत से समुद्री आपका जंतु समुद्री आपका जो है जल में घुले कार्बोनेट से अपना जो है कवच बनाते हैं। बहुत से समुद्री जंतु जो है वो समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं, तो सही क्या हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों जो है वो आपका कथन सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा 1% का जो है एक जो है छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 2 आपका विधियों से स्थिर होती है। हरे आपका पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं।
बहुत से समुद्री आपका जंतु आपका जल में घुले कार्बोनेट से अपना जो है कवच बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चलिए कौन सा जो है वो सही है। चलिए ये 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि स्पेशली बात करें वायुमंडल के संदर्भ में तो विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। वायुमंडल आपका पृथ्वी के औसत जो है वो तापमान को पूरे वर्ष आपका नियत रखता है, बिल्कुल सही है वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल जलीय भाग द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले विकिरण से आपका गर्म होता है, क्योंकि स्थलमंडल आपका विकिरण को पूर्णतः शोषित आपका कर लेता है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला आपका जो है ए जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिटेल सेक्शन को। यहाँ जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सत्य हो जाएगा। वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए वायुमंडल आपका जो है वो पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे जो है वर्ष भर जो है लगभग नियत रखता है, इसलिए आपका कथन एक सही हो जाएगा। कथन 2 आपका गलत है, क्योंकि स्थलीय भाग भी जो है वो विकिरण का परावर्तन करते हैं। इन्हीं स्थलीय तथा जलीय भागों में से जो है वो भागों से जो है होने वाली विकिरण के परावर्तन और पुण्य आपका विकिरण से जो है वो वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो विचार करना है कथनों के बारे में और सही बताना है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति से पवन का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, तो गलत है। सूर्य का घूर्णन हवाओं की जो है वो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो ये आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। कथन 1 सही है। एक आपका क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का जो है वो निर्माण करती है। जल की अपेक्षा जो है वो स्थल आपका जल्दी गर्म होता है, इसीलिए दिन के के समय स्थल के ऊपर की वायु जो है वो जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी, ठीक है। तो ये आपने देखा चीज़ों को। ये जो है वायु ऊपर उठती है और आपका क्या होता है कि वहाँ आपका जो है कम दाब का जो है क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। जिससे समुद्र के ऊपर की वायु आपका कम दाब वाले क्षेत्र यानी स्थल मंडल की ओर जो है वो स्थल की ओर प्रवाहित हो जाती है, इसलिए आपका 2 जो है वो कथन गलत है। कथन 3 सही है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों के जो है वो गर्म होने के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हवाओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के वे मार्ग में जो है आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ों को आपने देखा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सही कथनों पे बताना 4 नंबर में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित की आपका जो है कथनों पे विचार करना है, तो सही बताना है। जल वाष्प के संघनन में आपका धूल के कण छोटे नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण है, तो ये सही कौन सा हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा, ये दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ देखें डिटेल सेक्शन को। पहला आपका कथन सही है, क्योंकि वायु में उपस्थित धूलकण तथा आपका दूसरे निलंबित आपका कण जलवाष्प के लिए जो है नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और जलवाष्प के जो है आपका जो है जलवाष्प के संघनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु में उपस्थित जो है वो आपका वायु में उपस्थित धूलकणों के साथ साथ जो है वो प्रदूषकों की जो है अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है, विशेषकर के सर्दियों के मौसम में जब आपका जल भी वायु के साथ आपका संघनित होता है। इसे जो है धूम कोहरा कहते हैं, ठीक है। कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के जो है वो ऑक्साइड जो है वो आपका वर्षा के जल में घुल करके उसे अम्लीय बनाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा। आगे बताया जा रहा है कि क्या कि अगर हम बात करें ह्यूमस के संदर्भ में तो सही कथनों पे बारे में बताना है। यह सड़े आपका गले जीवों का अंश है, बिल्कुल सही है। मृदा की संरचना का मुख्य जो है कारक है, बिल्कुल सही है। यह मृदा को सरंद आपका बनाता है, तो ये तीनों कथन जो है वो सही है, तो आपका डी बिल्कुल 5 का सही हो जाएगा। तो आप जो है वो डी को देख सकते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा। मृदा में सड़े आपका गले जीवों के जो है वो टुकड़े उपस्थित होते हैं, जिन्हें आपका ह्यूमस कहा जाता है। यह मृदा की रचना का जो है मुख्य कारक है, क्योंकि यह जो है मृदा को सनद बनाता है और वायु
तथा आपका जल को भूमि के अंदर जो है जाने में सहायता आपका होता है, सहायक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो सही है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में विचार करना है। कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को आपका नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया को छोड़ करके तो बिल्कुल सही है। बिजली चमकने से उत्पन्न आपका उच्च ताप तथा आपका दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं, तो ये भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त कथनों में से जो है वो सही है, तो दोनों कथन सही है। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया निष्क्रिय आपका नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा आपका नाइट्राइट्स में बदलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को जो है छोड़ करके दूसरे आपका जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। बिजली चमकने से उत्पन्न आपका जो है उच्च ताप तथा आपका दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जीव जल में जो है घुल करके नाइट्रिक तथा आपका नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के आपका साथ भूमि की सतह पर जो है वो गिरते हैं तथा आपका इसका जो उपयोग विभिन्न आपका जीव रूपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पौधे या जो है वो जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा आपका नाइट्राइट्स में बदल देते हैं तथा कुछ अन्य बैक्टीरिया हैं जो है नाइट्रेट्स तथा आपका नाइट्राइट्स को जो है नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इससे प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कार्बन चक्र के संदर्भ में विचार करना है। तो वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। दूसरा बताया जा रहा है कि जीवों द्वारा श्वसन की जो है वो क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा जो है क्या पूछा गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है, तो आपका सी हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कार्बन चक्र में क्या बोला कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग पौधे द्वारा आपको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। जीवों द्वारा जो है बिल्कुल सही है, जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त तो दोनों कथन आपका जो है वो सही है। कार्बन जो है वो प्रकृति में अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक जो है यौगिक है। वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा आपका जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। ये जो है ग्लूकोज वायु या तो आपका दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या ये जो है दूसरे जैविक रूप से आपको महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, आपका जीवित प्राणियों को जो ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का जो उपयोग होता है, इनके द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से जो है वो ग्लूकोज को आपका कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है और इसी के साथ जो है एक कार्बन चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो आपने देखा 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में विचार करना है और सही आपको बताना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं के द्वारा लौटती है, बिल्कुल सही है। सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य जो है वो तत्व है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रयोग जो है 3 प्रक्रियाओं श्वसन, दहन तथा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड के आपका निर्माण में होता है, जबकि ऑक्सीजन केवल एक ही जो है मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती। इस प्रकार से जो है प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है। इसलिए अतः जो है वो आपका कथन 1 सही है। कथन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ जीव जो है वो आपका आपका बैक्टीरिया उसके अलावा तत्वीय ऑक्सीजन तथा द्वारा जो है जहरीले हो जाते हैं। यानी बैक्टीरिया और तत्वीय जो है वो जिसमें तत्व मिले होते हैं ऑक्सीजन के द्वारा जो है जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में जो है वो क्या होता है कि बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन के जो है अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देखी। चलिए यहाँ देखते हैं
ओजोन के बारे में बताना है कि ओजोन के संबंध में जो विचार करना है, सही कथन पे बताना है। यहाँ पे बताना है कि ओजोन के संदर्भ में विचार कीजिए, तो यह एक जो है विषैली गैस है, बिल्कुल सही है। यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है वो क्रिया आपका जो है करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण के लिए अवैध परत बनाती है, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है यह जो सूर्य से आने वाली आपका हानिकारक विकिरणों का जो है वो अवशोषण करती है, तो आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और 2 जो है वो गलत है, देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन के समान है जो है द्विपरमाण्विक अणु के जो है वो विपरीत ओजोन विषैली होती है, तथा आपका जो है वो कथन एक सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरीन तथा आपका फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये जो है बहुत ही अस्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित आपका नहीं होते हैं। वे ओजोन परत के समीप आपका पहुँच के उसके जो अणुओं से आपका क्रिया करते हैं, जिससे ओजोन की परत में कमी आती है। ठीक है, तथा और जो है उसमें जो है वो छिद्र आपका निर्मित होने लगता है, इसलिए आपका कथन 2 गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 3 जो है वो सही है, क्योंकि ओजोन परत जो है वो जीवों के लिए एक आपका जो है वो रक्षा परत का कार्य करती है। ठीक है, यह सूर्य से जो है वो आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है, ये आपने देखा। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि जो हम लोग चैप्टर जो है वो 15 को देखेंगे, खाद्य संसाधनों में सुधार को सही सुमेलित बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित युग में से जो है विचार करना है। तो यहाँ पे जो है चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, बिल्कुल सही। मूंग जो है वो प्रोटीन का है, बिल्कुल सही है। मूंगफली जो है वसा का स्रोत है, तो ये सारे जो है वो सही हो जाएंगे। इस तरह आपका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उपरोक्त सभी जो है वो आपका युग में सही सुमेलित है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें आपका उसके अलावा चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर से जो है वो प्रोटीन प्राप्त होता है। तेल वाली जो है चीज़ें जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, उसके अलावा जो है वो सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो सब्जियां, मसाले तथा आपका फलों से हमें विटामिन तथा आपका खनिज, लवण तथा कुल मात्रा में प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी जो है वो आपको प्रोटीन भी प्राप्त होता है, वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा आपका चारा फसल या फसलें हैं, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। बरसीम है, जई है, सूडान घास भी है। ठीक है, यहाँ देखेंगे डिटेल बताया जा रहा है कि बरसीम हो गया, जई है, आपका सूडान घास हो गया। आपका जो है तीनों चारा फसलें हैं, इनका उत्पादन पशुओं के जो है चारे के रूप में किया जाता है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन जो है रबी और खरीफ की जो है वो फसल का सही युग नहीं है। ठीक है, तो गेहूं और धान है, बिल्कुल सही है। सरसों और अरहर भी है, अलसी और मक्का भी है, लेकिन उड़द और सोयाबीन नहीं है, तो आपका 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा दिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, विकल्प आपका बी गलत है। ठीक है, ऐसी फसलें जो आपका ग्रीष्म और जो है वो वर्षा ऋतु यानी जून से लेकर के अक्टूबर में जो है उगाई जाती हैं, खरीफ आपका फसलें कहलाती है। ठीक है, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और जो है उड़द खरीफ फसलें होती हैं। उसके अलावा जो है ऐसी फसलें जो आपका शीत ऋतु यानी जो है वो आपका नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती हैं, रबी आपका फसलें होती है। चना हो गया आपका जो है वो गेहूं, मटर, सरसों और अलसी आपका रबी फसलें हैं। ठीक है, तो आपने देख ही लिया। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही है। तो कथनों को पढ़ते हैं प्रश्नों को। तो 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधे को पोषक हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होती है, और इन जो है पोषकों के संदर्भ में आपका विचार करना है। तो पौधे को बृहद पोषकों की जो है वो प्राप्ति जल से होती है, तो गलत है। पोषक के रूप में जो है वो पौधे कार्बन और ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 जो है वो आपका जो है वो आपका सही क्या है, तो बी सही है, केवल आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं।
डिटेल सेक्शन को पौधे के लिए जो है 16 आपका पोषक पदार्थ आवश्यक है। इनमें से 13 जो है वो पोषक पौधे मृदा से प्राप्त होते हैं। पौधे को इन आपका 13 में से 6 जो है वो पोषकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें जो है वो आपका बृहद पोषक कहते हैं। तथा शेष जो है वो 7 पोषकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए इन्हें जो है वो पोषक आपका जो है इन्हें सूक्ष्म पोषक आपका कहते हैं, इसलिए कथन आपका एक गलत हो जाएगा। ये हवा से आपका कार्बन तथा ऑक्सीजन और पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसलिए आपका जो है वो अतः 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। इन पोषकों की सूची आपका निम्नलिखित है, तो स्रोत क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली हवा से आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है पोषक तत्व, पानी से हाइड्रोजन और जो है वो क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलता है। मृदा जो है वो मृदा के स्रोत में क्या क्या है, तो स्पेशली हमको बृहद पोषक मिलता है। नाइट्रोजन हो गया आपका, फास्फोरस और पोटेशियम हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर हो गया बृहद पोषक में। सूक्ष्म पोषक में जो है वो बात करें हम लोग, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, डेनम हो गया और क्लोरीन जो है वो सूक्ष्म पोषक के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कौन से सही कथनों के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बताना है कि खाद के संदर्भ में विचार करना है। यह जो है रेतीली मिट्टी की आपका जल धारण क्षमता घटाती है तथा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है, गलत है। वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो आपका केंचुओं की सहायता से तैयार की जाती है, बिल्कुल सही है। हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में उगाई जाती है तथा आपका बाद में उन पर जो है वो हल चला करके खेत की मिट्टी में आपका मिला दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही जो है वो आपका केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद में जो है वो कार्बनिक पदार्थों की जो है वो मात्रा अधिक होती है, जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली आपका मिट्टी में आपका पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है तथा आपका चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे आपका पानी एकत्र आपका नहीं होता, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा। कंपोस्ट बनाने के लिए जो है वो कृषि अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढों में आपका लगित आपका करते हैं। इसी प्रकार कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र आपका निस्तारीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऐसी कंपोस्ट खाद जो है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, इसलिए कथन 2 सही हो जाएगा। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ जो है पौधे आपका जैसे पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं तथा बाद में उन पर जो है वो हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी जो है खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आपका मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो है वो परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं, इसलिए अतः जो है वो आपका 3 भी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कार्बनिक जो है वो खेतों के जो है वो संदर्भ में कौन सा सही है। इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों का जो है वो उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल सही है ये। अगला देखेंगे, इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आपका अपेक्षित है, गलत है। इसमें रासायनिक उर्वरक जो है वो जैविक खाद के उपयोग हेतु 50% का जो है वो अनुपात सुनिश्चित किया जाता है, गलत है। आगे जो है वो आपको डी ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं, तो आपने देख लिया कि ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, कार्बनिक जो है वो खेती करने की वह पद्धति जिसमें आपका रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या जो बिल्कुल नहीं होता। उर्वरकों के अधिक जो है उपयोग से ये जो है वो जल प्रदूषण का कारण आपका बनते हैं और इनका सतत प्रयोग जो है वो मिट्टी की उर्वरता को जो है वो घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की जो है पुनः आपका प्राप्ति नहीं हो पाती और इससे जो है वो सूक्ष्म जीवों एवं जो भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली अगर बात करें सही उत्तर कौन सा है। अनाज जो है वो भंडारण में निम्नलिखित में से किन का जो है वो प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में करते हैं, तो आपका हल्दी का करते हैं और नीम की पत्तियों का करते हैं, नील हरी शैवालों का नहीं करते, तो आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीम की पत्तियां एवं जो हल्दी का विशेष रूप से आपका जैव कीटनाशकों के रूप में अनाज भंडारण में उपयोग किया जाता है, जबकि नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है खेती में आपका जैव खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है फसल पैटर्न में। तो 1 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मिश्रित फसल क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना बिल्कुल सही है। अंतरा फसलीकरण क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक जो है फसलों का एक साथ आपका एक ही खेत में आपका जो है वो पैटर्न पे उगाना बिल्कुल सही है। फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र जो है किसी आपका खेत में पूर्व जो है नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न जो फसलों को उगाना, तो ये भी फसल चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 8 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपयुक्त सभी जो है वो आपका युग सम्मिलित है। मिश्रित फसल में 2 या 2 से जो है अधिक फसलों को एक साथ आपका ही खेतों में उगाते हैं, जैसे आपका गेहूँ, चना अथवा जो है गेहूँ और सरसों। इसमें जो है वो हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एक फसल के जो है नष्ट हो जाने पर भी जो है दूसरी फसल के उत्पादन की आशा बनी रहती है। ठीक है। अंतरा फसलीकरण में जो है वो आपका 2 अथवा जो है 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही जो है वो एक ही खेत में आपका जो है वो निर्दिष्ट पैटर्न पे उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक जो है वो फसल की कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके जो है एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। ठीक है। ऐसे जो है वो सोयाबीन और मक्का का उगाते हैं। उसके अलावा जो है बाजरा, लोबिया इसी तरह से जो है वो तरीके से उगाया जाता है। फसल का चुनाव इसी प्रकार करते हैं कि उनकी जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न-भिन्न हो। इससे जो है वो पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके, और इस जो है विधि से पीड़क और जो है रोगों को एक प्रकार की जो है वो फसल के सभी के आपका जो है पौधे में फैलने की जो है रोका जा सकता है। क्या है कि इस जो है विधि से पीड़क और जो है वो रोगों को जो एक ही फसल के जो है सभी पौधों में फैलने से जो है रोक सकते हैं। इस खेत में जो क्रमवार एवं जो है वो नियोजित आपका जो है कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। ठीक है। सारी चीज़ों को आपने देख लिया। चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि फसल में जो है खरपतवार के संदर्भ में विचार करना है। खरपतवार पोषक तत्वों का जो उपयोग आपका कर पौधे की वृद्धि को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि ग्रीष्म आपका काल में हल के जो है वो खेतों को जुताई खरपतवार की जो है एक निरोधक विधि थी। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ग्रीष्म काल में ऐसा किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आपका जो है वो 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है। खरपतवार पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं जिससे पौधों को पूर्ण आपको पोषण नहीं मिल पाता और उनकी जो है वृद्धि घट जाती है। ग्रीष्मकाल में खेतों की जो है वो हल से जुताई, उचित क्यारियाँ बनाना, समय पर जो है वो फसल उगाना, अंतरा फसलीकरण तथा आपका फसल चक्र खरपतवार को जो है वो नियंत्रित करने की कुछ निरोधक विधियाँ हैं। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है 10 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो गाय की नस्लें है। तो रेड सिंधी है और साहीवाल है। जर्सी जो नहीं है, आपका ब्राउन स्विस भी नहीं है। तो आपका 10 का डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। रेड सिंधी और साहीवाल जो है गाय की देशी नस्लें हैं। इनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि जर्सी और ब्राउन जो है वो स्विस आपका गाय की विदेशी नस्लें हैं। ठीक है। तो आपने देखा इनका जो है दुग्ध स्रवण काल जो है वो लंबा होता है। ठीक है। यहाँ 11 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि जो है कुक्कुट पालन की जो है वो संदर्भ में विचार कीजिए। अंडों के लिए जो है लेयर मुर्गी का पालन आपका किया जाता है। ठीक है। बिल्कुल सही है। मांस के लिए जो है ब्लोअर और चूजों का जो है पालन किया जाता है। मांस के लिए जो है ब्लोअर चूजों का पालन किया जाता है और अंडों के लिए जो लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है। तो दोनों जो है वो सही है। तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आप देख सकते हैं कि आपका 1 और 2 दोनों दिया हुआ सी में। उपरोक्त दोनों जो है वो कथन सही है। अंडों के लिए जो है लेयर आपका मुर्गी तथा मांस के लिए ब्लोअर चूजों का जो है वो पालन किया जाता है। मुर्गी की आपका नई गुणवत्तापूर्ण किस्में बनाने के लिए देसी जैसे आपका एसी लॉबी देसी जैसे आपका लेग हॉर्न नस्लों का संकरण भी कराया जाता है। ठीक है। तो आपका जो मुर्गी की नई गुणवत्ता देने के लिए जो है देशी नस्ल में क्या है, एसील हो जाएगा। और ये जो है देखिए देशी में एसील है और विदेशी में जो है लेग हॉर्न नस्लों का संकरण भी कराया जाता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे
मेरीकल्चर जो है वो का संबंध है तो भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो ए को टिक करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि मेरीकल्चर सागरीय जो है कृषि का तात्पर्य माना योग आपका समुद्री जीवों जैसे आपका मछलियों का भोजन के उपयोग के लिए संवर्धन करने से है। यह एक्वाकल्चर की एक जो है विशेषीकृत आपका शाखा है आता है। ऐसी समुद्री मछलियाँ एवं जो है वो जीवों का आर्थिक महत्व है। कुछ समुद्री मछलियों का भोजन के अलावा भी जो आर्थिक महत्व है, जैसे ओयस्टर, ठीक है, इनका संवर्धन जो है मोतियों के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। 10 चैप्टर को जो है वो अगले सेक्शन में देखेंगे डियर। ठीक है, तो आपका जो है वो अगले सेक्शन में देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।